Dear students, a very good morning to you. How are you? I hope you all okay and doing your work properly. So dear students, today we will continue the revision of chapter 11, that is biotechnology, principles and processes. And in this chapter we will study about principles of biotechnology, tools of recombinant DNA technology, process of recombinant DNA technology. Dear students, this is the unit which contains chapter 11 and chapter 12. In chapter 11, we will study about principles and processes, and in chapter 12, we will study about its application. These two chapters contain 10 marks. हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में 10 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं दो चैप्टर से आता है और ये चैप्टर बहुत आसान है। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे, सुनोगे और सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पिछली बार जब हमने पढ़ा था इसी चैप्टर को तो हमने ओवरऑल डायग्राम के थ्रू अच्छे से पढ़ लिया था कैसे बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमन बीइंग को हेल्प कर रहा है डिफरेंट प्रोसेसेस में। अभी हम हर लाइन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि कैसे हर फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस है, कैसे हमारी लाइफ विदाउट बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है। तो पहले हम समझेंगे बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स। बायोटेक्नोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है और एंजाइम्स को इंक्लूड किया गया है जो कि ऑर्गेनिज्म से हमें ऑब्टेन होता है, उसके प्रोड्यूस और प्रोडक्ट्स के बारे में। क्लियर है? सिंपली अगर आप डिफाइन करोगे तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिजम्स और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमन्स। सो ये जो है बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन। अगर आप सिंपली समझना चाहोगे, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसके प्रोडक्ट्स और एंजाइम्स को ह्यूमन बीइंग का यूजफुल के लिए कैसे यूज़ करता है। क्लियर है? तो इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड और वाइन विच आर ऑल माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेसेस could also be taught as a form of biotechnology। जो हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 10, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही रोल हमने पढ़ा था और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे कर्ड बनाते थे, कर्ड बनाने में हेल्प करते थे, ब्रेड बनाने में कैसे हेल्प करते थे, वाइन बनाने में कैसे हेल्प करते थे। तो इनको भी हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही कंसिडर करेंगे। ठीक है? क्योंकि ये सीधा सीधा तो ऑब्टेन होता नहीं है, केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू होता है, तो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ होता है। इसलिए जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को टेक्नोलॉजी के थ्रू एसोसिएट किया जाता है या रिलेट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है? हाउएवर इट इज़ यूज्ड इन ए रेस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे to refer to such of those process which use genetically modified organisms to achieve the same on the larger scale। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जब एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म की कोई जीन को एक डिजायरेबल जीन के थ्रू मैनिपुलेट किया जाता है। मतलब जब एक डिजायरेबल जीन को एक नॉर्मल जीन में, एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो तब नॉर्मल नहीं रहता है, तब वो स्पेशल रहता है। तो इसको GMO बोला जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिसमें एक डिजायरेबल जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है? तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है इनका रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के थ्रू लार्ज स्केल में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। Further, many processes, techniques are also included under biotechnology. For example, in vitro fertilization leading to a test tube baby. Test tube baby means in vitro fertilization means जब फर्टिलाइजेशन लैबोरेटरी के अंदर कराया जाता है उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कुछ इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जिनकी लेस स्पर्म प्रोड्यूस होता है या फिर
ओवम फैलोपियन ट्यूब के पास नहीं पहुंच पाता है, उस केस में क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। ओवम को निकाला जाता है, स्पर्म को निकाला जाता है और उनको बॉडी के बाहर फर्टिलाइज किया जाता है, तो वो हो गया टेस्ट ट्यूब में भी। सिंथेसाइजिंग ए जीन एंड यूजिंग इट, एक जीन सिंथेसाइज करके हम उसको यूज कर सकते हैं। डेवलपिंग ए डीएनए वैक्सीन और करेक्टिंग ए डिफेक्टिव जीन, ऑल आर पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आपने बहुत सारे डिजीज़ के बारे में सुना होगा जिसमें जैसे कि एक जीन थेरापी है, तो इसमें क्या होता है, सीधा जीन को चेंज कर देंगे, जो अनडिजायरेबल जीन है या फिर जो डिफेक्टिव जीन है उसके बदले में एक डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है उस ऑर्गेनिज्म को। तो ये था आपका बायोटेक्नोलॉजी के बारे में ओवरऑल एक आइडिया था। बट अकॉर्डिंग टू EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये क्या कह रहा है, has been given a definition of biotechnology that encompasses both traditional view and modern molecular biotechnology. यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने जो डेफिनेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या फिर माइक्रो मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके कैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो सिंपली अगर हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, रिमेंबर स्टूडेंट, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स, थ्योरम्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो क्वेश्चन पूछेगा आपको 1 नंबर में, अकॉर्डिंग टू EFB बायोटेक्नोलॉजी क्या है। EFB के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी क्या है, सिंपली दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स, थ्योरम्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगस फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्लियर है, इसका मतलब है नेचुरल साइंस हो गया, ऑर्गेनिजम्स हो गया, उसके सेल्स हो गए, डिफरेंट पार्ट्स हो गया, उससे रिलेटेड थ्योरीज हो गए, और उसका मॉलिक्यूलर एनालॉगस, मॉलिक्यूलर बेसिस पे उसको एनालाइज करना, इन सबको क्या कहेंगे हम, EFB ने कहा है कि यही है बायोटेक्नोलॉजी। EFB के अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ natural science and organisms, cells, parts, theories, molecular analogs for products and services. क्लियर। सो नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे यहीं से ही हमारा स्टार्ट है। अभी तक हम इंट्रोडक्शन ही दे रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी के पीछे जो प्रिंसिपल है वो क्या है। व्हाट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? एमंग मेनी 2 core techniques that enabled birth of modern बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 2 मेन टेक्निक्स यूज्ड है। एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, एक हो गया आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। क्लियर। सो अभी हम इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, DNA एंड RNA। ठीक है, इसका मतलब है ये वो टेक्निक है जिसमें जो हमारी जेनेटिक मटेरियल है, हमारी जेनेटिक मटेरियल या तो DNA है या तो RNA है, तो केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करेंगे, मतलब जीन को अल्टर करेंगे। जीन किसके अंदर होता है? DNA के अंदर होता है या फिर RNA के अंदर होता है, तो उसमें से हम जीन को चेंज कर देंगे। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, द टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज DNA and RNA to introduce these into host organisms and thus change the phenotype of the host organism। जब DNA और RNA को हम अल्टर कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो जो न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म होगा उसकी फिनोटाइप में चेंज दिखेगा, उसका बाहर अपीयरेंस में चेंज दिखेगा। दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीन का टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इंजीनियर करना केमिकल प्रोसेस के थ्रू, मतलब DNA या RNA को अल्टर कर देना, चेंज कर देना। सेकेंड क्या बोल रहे हैं?
Maintenance of sterile microbial contamination free ambience in chemical engineering process to enable growth of only the desired microbe or eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines and enzymes. पहले क्या करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जीन का अल्टर कर दिया हमने एक ऑर्गेनिज्म में, उसके बाद उसको एक होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसको ग्रो कराएंगे एक कंटामिनेशन फ्री मीडियम में, और लार्ज स्केल में उस प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस करेंगे ताकि उसको यूज किया जा सके वैक्सीन बनाने के लिए, एंजाइम्स बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। तो दो मेन कोर टेक्नोलॉजी क्या हो गया, पहला हो गया आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें जीन अल्टरेशन होता है, डीएनए या आरएनए का अल्टरेशन होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो जिस ऑर्गेनिज्म में हमने जीन को चेंज कराया उसका एक मीडियम में ग्रो कराया जाता है जहाँ पे कंटामिनेशन फ्री मीडियम हो, फिर उसके बाद उसको एक होस्ट के अंदर डाला जाता है। तो जो वहाँ पे होस्ट हम ले सकते हैं, वेक्टर होस्ट हम लेंगे तो वो क्या हो सकता है, वो माइक्रोब हो सकता है या फिर कोई भी यूकैरियोटिक सेल हो सकता है। फिर उसको लार्ज स्केल में हम प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा तो चाहिए नहीं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। क्यों? क्योंकि या तो हम वैक्सीन बनाने के लिए उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो एंटीबायोटिक बनाने के लिए हम उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो एंजाइम बनाने के लिए उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। So, let us now understand the conceptual development of the principles of genetic engineering. क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट क्या है, मतलब कैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग को डेवलप किया गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगेन कौन कौन सी प्रोसेसेस हो रहे हैं, कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व है। यू प्रोबेबली अप्रिशिएट द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन over asexual reproduction. The former provides opportunities for variations and formulation of unique combinations of genetic setup, some of which may be beneficial to the organisms. As well as we know that for variation and formulation of unique combination of genetic setup, some of which may be beneficial to the organism as well as the population. So, asexual reproduction preserves the genetic information while sexual reproduction permits variation. Traditional hybridization procedures used in plant and animal breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desirable genes. So students, इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ क्या बोल रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एडवांटेज है वो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। कैसे? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन आता है। अगर हमारे पेरेंट में एक अनडिजायरेबल जीन है तो जो नेक्स्ट जनरेशन होता है, जैसे कि हम हैं उनके ऑफस्प्रिंग, सो वी मे बी हाइड दैट अनडिजायरेबल जीन और वी मे एक्सप्रेस ए डिजायरेबल जीन इंस्टेड ऑफ दैट अनडिजायरेबल जीन। साथ में क्या होता है, किसी भी पॉपुलेशन की इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है, और क्या करता है, सर्वाइवल में हेल्प करता है। पर वहीं पे अगर हम आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंपेयर करेंगे, सिंपली आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो जेनेटिक मटेरियल है उसका प्रिजर्व होता है। ठीक है, इन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली द जेनेटिक मटेरियल इज प्रिजर्व्ड। इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि एक ही स्पीसीज इन्वॉल्व होता है, तो जब एक स्पीसीज इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, वो अपना वही सेम कैरेक्टर्स को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा नेक्स्ट जनरेशन को। तो इसमें कोई वेरिएशन ही नहीं है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन
while sexual reproduction permits variation. This is the most important line. Asexual reproduction preserves the genetic information while sexual reproduction gives variation or permits variation. Traditional hybridization procedures used plant and animal breeding very often lead to the inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desirable genes. इसका मतलब है अगर हम पुराने तरीक़ों को देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन का, प्लांट के केस में भी आपने पढ़ा है, अगर हम दो सीड के बीच में क्रॉस कराएंगे, उसको उगाएंगे, भले ही वो हाइब्रिड वैरायटी के हो, डिजायरेबल जीन्स उसमें हो, पर उस टेक्निक से क्या होता है, डिजायरेबल जीन के साथ साथ अनडिजायरेबल जीन का कैरेक्टर भी एक्सप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट नहीं हो पाता है इतना, क्योंकि अगर एक भी अनडिजायरेबल कैरेक्टर आ गया तो वो अफेक्ट करेगा पूरा का पूरा क्रॉप को। तो इसमें यही बोल रहा है, very often lead to inclusion and multiplication of undesirable genes along with the desired genes. The techniques of genetic engineering, which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning and gene transfer, overcome this limitation and allows us to isolate and introduce only one or a set of desired genes without introducing undesirable genes into the target organism. ये समझ में आया? इसमें बोल रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स है उनमें क्या डिफरेंस है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल जीन को ही चूज किया जाता है और उसी का बहुत सारा कॉपी नंबर बनाया जाता है, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर का यूज़ किया जाता है। पर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में सीधा दो फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉसिंग किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें डिजायरेबल जीन के साथ साथ अनडिजायरेबल जीन भी अपीयर हो जाते हैं। ये है डिफरेंट। सो डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ ए स्पीसीज ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म? Most likely this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cells of the organism. But when it gets integrated into the genome of the recipient, it may multiply and inherited along with the host DNA. This is because the alien piece of DNA has become a part of chromosome, which has the ability to replicate in a chromosome. There is a specific DNA sequence called origin of replication, which is responsible for initiating replication. Therefore, multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it needs to be a part of chromosomes, which has a specific sequence known as origin of replication. Thus, an alien DNA is linked with the origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can also called as cloning for making multiple identical copies of any template DNA. So बेटा इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफ़र होता है। तो ये कहाँ पे होता है और कैसे होता है? ठीक है, सबसे पहले जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या होगा, दो डिफरेंट डीएनए को हम जोड़ेंगे। सपोज एक होस्ट का हो गया और एक वेक्टर का हो गया। सपोज मेरे अंदर एक डिजायरेबल जीन में इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, तो उसके लिए कहीं से भी तो अटैच नहीं कर सकते, इसलिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए। उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को कहा जाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये आपको याद रखना है। इन ए क्रोमोसोम देयर इज ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस called as origin of replication which is responsible for initiating replication. मतलब जब एक डीएनए का कॉपी फॉर्मेशन होगा वो किसी और रीजन से नहीं होगा, उसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा। जैसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, वो आप आगे पढ़ोगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेप्लिका फॉर्म होगा। ठीक है,
दूसरा बोल रहा है कि ये जो पीस ऑफ डीएनए हमने लिया था, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अब उसका मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और एक डीएनए को लेना पड़ेगा। एक डीएनए के अंदर दूसरा डीएनए को हम जोड़ेंगे। तो जैसे कि आप जानते हो डीएनए इज ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए क्रोमोसोम का एक पार्ट है। तो इसी हिसाब से इसकी जो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस है, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, उसमें हमने अटैच कर दिया। अब ये क्या होगा, ये अपने आप ही जब होस्ट के अंदर डाल देंगे अपने आप ही मल्टीप्लाई करने लग जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आइडेंटिकल कॉपीज फॉर्मेशन होंगे उसको क्लोन बोला जाता है। आपने सुना होगा क्लोन के बारे में। क्लोन का मतलब जो एग्जैक्टली अपने पेरेंट जैसा होता है। जैसे कि असेक्सुअली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोन। क्यों? क्योंकि वो सेम कैरेक्टर कैरी करता है। तो यहाँ पे जो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो बहुत सारा मतलब मल्टीपल कॉपी नंबर बनाता है। और ये मल्टीपल कॉपी नंबर को हम क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। और ये आइडेंटिकल होते हैं टू द टेम्पलेट डीएनए। क्लियर है? सो यहाँ पे जो बोला, इसके लिए हमें आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। और जो फर्स्ट आर्टिफिशियल डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था वो किसको लिया गया था, प्लाज्मिड को। प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड एक ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब इसके अंदर जब एक डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, एक पीस ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये सर्कुलर है, सर्कल शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो अपने आप इसके अंदर कॉपी नंबर फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसलिए हमेशा प्लाज्मिड को ही चूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। और ये किससे डिराइव किया गया है, साल्मोनेला टाइफिमोरियम by the scientist Stanley Cohen and Howard Boyer in the year 1972। ये भी आपको याद रखना है। स्टानले प्लाज्मिड डिराइव किससे किया गया है, साल्मोनेला टाइफिमोरियम। सो प्लाज्मिड क्या है, पहले ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। साल्मोनेला टाइफिमोरियम जो कि टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साइंटिस्ट कौन है, स्टानले कोएन एंड हॉवर्ड बॉयर। और ईयर 1972 ये फर्स्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बनाने के लिए प्लाज्मिड को यूज़ किए थे। क्यों? क्योंकि इसका ये बेनिफिट है, इसमें जब एक डिजायरेबल पीस ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो ये उस डिजायरेबल डीएनए का कॉपी नंबर बना देता है। The cutting of DNA at specific sequences become possible with the discovery of so-called, that is, molecular scissors. We already know about molecular scissors. So dear students, for today this is all about your topic. We will discuss more about this topic in our next class.